वाच काल लिंग वचन पुरुष इत्यादि के आधार पर क्रिया के रूप बदलते रहते हैं। क्रिया के रूप नहीं कल्ले वाला है। आज पढ़ो कृदंत से। हाँ, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से उन शब्दों को कृदंत कहते हैं। कोई शब्द में लगा करके बनाएगा उस सब के ये प्रत्यय क्रिया धातु या अधातु के नए रूप देते हैं। इनसे संज्ञा विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण बनते हैं। जैसे देखो संज्ञा वाला में टहलना अच्छा है, एक विशेषण बना देगा तनका चाहिए तो दौड़ता बालक गिर पड़ा, क्रिया विशेषण में वो दौड़ता दौड़ता आया। इनके अतिरिक्त कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनकी कृत प्रत्यय लगाकर संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे देखो वाला को यहाँ गाना में लगा देंगे तो गाने वाला, होना में हार लगा देंगे तो होनहार होनारे, छलना में या लगा देंगे तो छलिया। यही सब प्रत्यय है। उपसर्ग का प्रत्यय एक बीच में पढ़ाए थे, सफिक्स और परफिक्स जो कोई शब्द के लास्ट में लगा देते हैं या कोई शब्द के कुछ के पहले लगा देंगे। जो लॉक में UN लगा देंगे तो अनलॉक हो जाता था। उसी तरह ये अंग्रेजी वाला में है, हिंदी में है या लगा दे तो छलिया। इस तरह से तो ये प्रत्यय या उपसर्ग के थोड़ा सा पार्ट है जिसको कृदंत कहते हैं। शॉर्ट में हो गया। और तनिका सानी आप वाचो पढ़ लो। ये को तो बता ना पाता है कि जो पंचायती कैले है। हम कहां पूछोगे? ऐसे बोल रहा था। कम से कम किताब में है तेरा पास? ना जाई। ये पढ़ा के बैठो यहाँ और राजा के पास आ बैठो। वो देखता नहीं समझेगा कैसे अब बात बनाता देखत रहो ना तो आओ जो तनी सानी समझ में आएगा वो भूतला जाएगा। तू बात करावे के फिर में इतना दूर पढ़ाएंगे तो इतनी समझ में नहीं आया होगा। देखो वाच के अंग्रेजी में वाच का वॉइस कहा जाता है। ये बता है। हाँ चलो इन्हें ना जा सब बेंच पर आ ना जा। ये आ गया जो प्रिंस पर तो तीने गो पर चार गो आके बैठो, दो या राजा के बीच ना जाए पर बैठो दिखाई देगा। आवाज क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव इसमें किसकी प्रधानता है और इन किसके अनुसार क्रिया पुरुष वचन आदि आए हैं। यही सब वाच कहलाता है। तो लंबा परिभाषा है। वाच की इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होगा अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार बदलते रहते हैं। तनका और शॉर्ट में याद रखना वाच के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वाच के 3 भेद होते हैं, कृतवाच, क्रमवाच और भाववाच। अब कृतवाच किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता प्रधान का बोध हो। जैसे लड़का आम खाता है, एमे कर्ता मेन पर लड़का लड़का कोई काम कर रहा है आम खाते है। मैंने पुस्तक पढ़ी है खाता है। यहाँ लड़का मैंने कर्ता प्रधान है, क्रिया इनकी अधीन आता है। यह सब क्रिया। अब कर्मवाच जैसे कर्म कारक कर्ता पढ़े ना उसी तरह क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच कहते हैं जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। यहाँ क्रियाए कर्म पुस्तक आम। यही अब जब बनाया होगा ट्रांसलेशन वॉइस में कि एगो में रहता है कि लड़का आम खाता है, आई में कि लड़का रिया मैंने पुस्तक पढ़ी या मैं पढ़ता हूँ और वॉइस के दूसरा हो जाता है मुझे पढ़ाया जाता है। तो यही सेम बदल रहा है। तो एगो कृतवाच है एगो कर्मवाच है। अब तीसरा है भाववाचक वाक्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर भाव क्रिया की प्रधान। जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता है। तो इस नाते इस 4 गो अवयवी में था जिसको विकारी शब्द कहते हैं। तो यही वाला है तनका और खत्म कर लो। उसके बाद क्रिया विशेषण ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला था। विकारी या अवयव उन शब्द को यानी कि विकारी किसे कहते अविकारी किसे कहते से भी पढ़ेगा। इतना जोर जो 4 गो पढ़ा है ना वो सब विकारी पढ़ रहे थे कि विकारी किसे कहते हैं। जरा में पढ़ लिए संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, क्रिया पढ़े और एगो कौन पढ़े विशेषण। तो 4 गो पढ़े संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। इस सब को विकारी कहते हैं। उसी में था वो काल और धातु वही में पाठ में था, वही लोग अलग उन्होंने लिख ले था। तब विकारी शब्द में आता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया और क्रिया विशेषण। 4 गो खत्म हो गया। अब अविकारी से शुरू होगा फिर 4 गो जरा में क्रिया विशेषण पाया जाता। अविकारी शब्द पहले किसे कहते हैं? विकारी शब्द उसे कहते हैं सबसे स्टार्टिंग में था, याद है किसी को, जिसका लिंग रूप अनुसार बदले
और अविकारी या अव्यव उन शब्द को जिनके लिंग वचन कारक इत्यादि का कोई परिवर्तन न होगा। जैसे तुम धीरे धीरे पढ़ते हो, यहाँ पर लड़का रहे या लड़के धीरे धीरे चेंज नहीं होगा, वही भाषा लिखाएगा। वह तेज दौड़ता है, यहाँ तेज कोई चेंज होगा, लड़की में बोलेंगे तो ही वही बोलाएगा, लड़का में तो तेज के तेज ही लिखाएगा। तो ये सब अविकारी यानी कि इसको लिंग वचन कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन एकरा में नहीं आएगा। मैं अवश्य पढ़ूंगा, यहाँ अवश्य है अविकारी, वह ठीक कहता है, ये सब है अविकारी। तुम लोग आगे पीछे हो जाओ, ऐसा मत करो। यहाँ मोटे अक्षरे वाले अव्यव है, क्योंकि इनमें किसी भी विकार का परिवर्तन नहीं होता। अव्यव के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवादी बोधक। यह क्रिया विशेषण को अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग भरे हैं एडवर्ब। उसके बाद संबंधवाचक को क्या नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये संबंधवाचक है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, तो इसी तरह ये 4 गो एजेंसी आप इसमें पढ़े के है। तब क्रिया विशेषण, तो यही अविकारी के कितने प्रकार है? 4 गो। कौन कौन? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयवादी बोधक। अब विकारी, सिर्फ विकारी के भी 4 गो था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, बस वही। और उसके विकारी के लिंग रूप के अनुसार से परिवर्तन होते रहता है और अविकारी में नहीं होता है। खत्म। अब क्रिया विशेषण पढ़ लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहा जाता है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक लाइन से रहता क्रिया के बाद तुरंत देखो, जैसे पढ़े थे कि विशेषण कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। अब परविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे परविशेषण कहते हैं। उसी तरह क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए। ठीक, तो जिस शब्द से क्रिया की विशेषता का पता चल या प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो देखो यहाँ पढ़ता है ऐसे क्रिया है, लेकिन वो पढ़ता कैसे है? धीरे धीरे। तो यहाँ क्रिया का विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो वह धीरे धीरे पढ़ता है। यह में वह है से सर्वनाम है, धीरे धीरे है से क्रिया विशेषण है, पढ़ता है सो क्रिया है, यहाँ है से सहायक क्रिया है। क्लियर? यहाँ पढ़ता है क्रिया है और पढ़ने का काम कैसे है? तो धीरे धीरे, तो वह धीरे हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण के है। ठीक, हवा बह रही है, तो हवा के और बोल सकते हवा मंद हवा बह यानी कि धीमे धीमे हवा बह रही है। अंग्रेजी में लिखा है स्लोली स्लोली, तो ये जो स्लोली स्लोली शब्द बोला जाता है यही एडवर्ब होता है। और मंद मंद हवा संस्कृत में बोलेंगे तो यह क्रिया विशेषण होगा, और हिंदी में बोलेंगे धीरे धीरे तो यह क्रिया विशेषण। समझ गया? अब क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से 5 भेद है। हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब के कितने भेद है? 5 गो। वीर सूत्र हाथ उतरे, कान रहा कैसे सब सही पढ़ता है। अच्छा सुनो होगा, सुने दो खाली। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद है। पहला के नाम है स्थानवाचक। देखो कोई स्थान के जब दर्शाए, स्थान में ही क्लियर है कि कोई जगह के दर्शाएगा तो क्रिया, जैसे कि यहाँ कोई बताए यहाँ तो जगह पर जाता है, वहाँ जाओ। हाँ रूप, तो कहते ना 5 गो प्रकार है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक। तो जब स्थान का बोध होगा, जैसे यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ आगे पीछे, तो ये सब क्या कहलाएगा? स्थानवाचक। आ काल का बोध होगा यानी समय के, आज कल परसों अब जब कब तब, ये सब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। और रीति का संबंध है कि ऐसे वैसे कैसे अचानक, ये सब डायरेक्ट याद कर लेना, यह डायरेक्ट रहेगा कि सब कौन क्रिया विशेषण है, तब बोल देना है अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। धीरे, अवश्य, सचमुच, बेशक, हाँ जी, ठीक है, सच, इसलिए, तो, ही, भी, मात्र, भर, तक इत्यादि। आप परिमाणवाचक विशेषण, जैसे परिमाण पीछे विशेषण में भी पढ़ा था कि बहुत, बड़ा, भारी, बिल्कुल, खूबी सबके दर्शाएगा, तो क्या कहलाएगा? हाँ गोरा, कम, तो सब परिमाणवाचक विशेषण है। वरना अब प्रश्नवाचक, जगह में प्रश्न पूछा जाएगा कि क्यों किया, क्या, किसी लिए, किस कारण, तो ये सब कहलाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। अब बोला है क्रिया विशेषण के प्रयोग हम जैसे करते हैं, उसके कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जिसके विशेष अर्थ होते हैं
और वाक्यों में इनके प्रयोग से ही विशेष अर्थ का बोध होता है। दैनिक जीवन में इनका प्रयोग होता रहता है, लेकिन इनके अर्थ में अर्थ की सही जानकारी न रहने के कारण इन क्रिया विशेषण का गलत प्रयोग होता है। यहाँ हम कुछ युग्म क्रिया विशेषण के उदाहरण दे रहे हैं जो साधारण और एक अर्थक प्रतीक होता है। तब और फिर, यानी कि दोनों का उपयोग कहाँ होगा से देखो, ये कालवाचक विशेषण है, इनका प्रयोग तीनों काल में होता है। तीनों काल के मतलब कि वर्तमानो काल में, भूतो काल में, भविष्य काल में तब और फिर का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से सब आए, तब और फिर का, तब और फिर का, फिर और फिर का नहीं, फिर। किंतु तब का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कोई बात तुरंत हो और फिर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कुछ बात समय बीत जाने का। देखो कोई बोल देता है कि राम जाता तब मैं जाऊंगा, उसी तरह ओकरा जगह कोई फिरो बोल दे राम जाएगा फिर मैं जाऊंगा। तो यही बता रहा है कि तब का प्रयोग कब करना है। तब का प्रयोग वहाँ करना है जब कोई बात तुरंत हुई, तुरंत हुआ है कि अभी तुरंत, इस समय कोई संबंध रहेगा वहाँ पर ही। अब फिर का प्रयोग वहाँ करना है जब कोई समय थोड़ा सा बीत गया है, कि राम आया फिर मोहन आया, इस तरह से हो जाता है। अब तब का प्रयोग देखो कैसे लिखा है। तब का क्या है कि तब उसने मुझे देखा जब हुआ आया, तब हुआ आया जब गाड़ी छूट गई। तो इस तरह के तब के प्रयोग यहाँ किया गया है। इसीलिए जब कभी हम हिंदी अच्छा, तब आप आए, अब फिर का प्रयोग, फिर वह कहने लगा फिर आप बोलने लगे, इस तरह से। आप बोला है अब का प्रयोग और अभी का प्रयोग कब करना है, दोनों सेमे लगता है, लेकिन दोनों के प्रयोग देखो, दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है, किंतु दोनों के विशेष अर्थ में अंतर है। अब अनिश्चित समय का और अभी निश्चित समय का बोध कराता है। अब और अभी में अंतर देखो, दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण है, किंतु दोनों में विशेष अर्थ अंतर है। अब के मतलब होता है अनिश्चित, अभी के क्रिया होता है निश्चित। जैसे अभी जाएगा मतलब निश्चित है, अब से कर ये कहता है कि अनिश्चित। अब का प्रयोग देखो कैसे हुआ है, अब वह घर नहीं जाएगा, अब एक विचित्र बात हुई है, अब जा रहा हूँ। और अभी का प्रयोग, अभी 5 बजे है, अभी जा रहा हूँ, अभी परसों की बात है। अब कभी कभी न और सिर्फ कहीं देखो, कभी ट्रांसलेशन बनाया कभी हिंदी में सिर्फ न लिखल रहता है और कहीं नहीं लिखल रहता है और कभी मत लिखल है। तो तीनों में कि न कहाँ प्रयोग करना है, नहीं कहाँ प्रयोग करना है। और कभी न के मत, जैसे ट्रांसलेशन बनाया कि मत करो, यहाँ में वही मतलब मत करो, यानी कि कोई काम करे के लिए नहीं कह रहा है। तो तीनों निषेधवाचक क्रिया विशेषण है, किंतु तीनों के अलग अलग प्रयोग है। जैसे न का प्रयोग जहाँ हल्का निषेध होगा ना, जैसे कोई काम करे कि जैसे बच्चा का करे कि न कर, मान लो कि बच्चा को कहे कि पानी मत पियो, तो वहाँ पर पानी न पी, तो न कह रहे कोई पानी पियो लेगा तो कोई फर्क न पड़े। तो हल्का अर्थ देना है तो न का प्रयोग। वहाँ न का प्रयोग होता है जैसे तुम न जाओगे तो वह भी न जाएगा, इधर न आना। तो ये हल्का अर्थ यानी कि ज़्यादा जोर नहीं है कोई काम करने के लिए, न कह रहे मना कर रहे हैं फिर भी वो कर सकता है। और नहीं का प्रयोग जहाँ निषेध निश्चित हो, वहाँ नहीं का प्रयोग होता है जैसे वह नहीं जाएगा। नहीं बोल रहा है मतलब क्लियर उपक का नहीं जाना है, न कह दिए तो नहीं कह दिए, तो वह नहीं जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा, उसने नहीं सुना। अब मत का प्रयोग, इसका प्रयोग निषेध आज्ञा के लिए किया जाता है कि एकदम आज्ञा दे दिया कि कठोर आज्ञा कि भीतर जाओ, जैसे जोर से बोला कि भीतर मत जाओ या अंदर मत जाओ या बाहर मत जाओ, यानी कि पूरा ऑर्डर मिल गया है कि अंदर मत जाओ या बाहर ही मत जाओ। वह वहाँ मत बैठो, यह काम मत करो, तो डायरेक्ट मत आ गया, यानी कि पूरा कठोर। डोंट का प्रयोग किया है कि डोंट करना है, डोंट डू। कभी कभी भी का प्रयोग, कहीं ही का प्रयोग। दोनों का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए होता है। जैसे आप ही कहा था, सुरेश ही कह, देखो ही लगा देने से बल दिया रहा है कि कहेंगे सुरेश कहा, लेकिन कहेंगे कि आप कहे थे, और में कहेंगे आप ही कहे थे, लेकिन मतलब बल दे रहा है कि जबर तुम ही हो। हाँ, तो ऊपर ही का प्रयोग ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वही ही जाए। किंतु दोनों का प्रयोग में भी ही का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एकमात्र होने का बोध हो, जहाँ अतिरिक्तता का भाव बोध हो, वहाँ भी प्रयोग का होता है। अब ही का प्रयोग, इस काम को तुम ही कर सकते हो, जैसे कोई स्पेशल वही आदमी है तो तुम ही कर सकते हो, तो ही का प्रयोग। अभी का, इस काम का तुम भी कर सकते हो, तो तुम ही कहे मतलब एकमात्र वही कर सकता है, और तुम भी कर सकते हो मतलब तुम कर सकते हो, कोई और भी कर सकता है।
कुछ और ने उदाहरण दे दिया है, मैंने उससे मारा ही नहीं प्यार भी किया, मतलब कि कोई उसको सिर्फ मारा ना है, उसको प्यार दुलार भी किया है। इस कार्य को कोई भी कर सकता है। अब बहुत सारा एग्जाम्पल लगता है दे दिया है कि अब खत्म हो गया। अब ये खत्म है। अगला ये सब एक बाद जितना चारों है ना एगो खत्म है, वो सब तन के तन एगो रहेगा। संबंधवाचक देखो एक बाद नीचे समुच्चवाचक अंग्रेजी में कंजक्शन लिख दिया है और उसके बाद विस्मयादि बस खत्म। तो ये खत्म, उसके बाद फिर इस आएगा तो इम्पोर्टेंट है टेस्ट के बाद। हाँ ये वाला कल खत्म करवा देंगे। आई बहुत इंपॉर्टेंट में से बहुत कम भी देंगे तो चिंता करी बात ना है। ये नहीं खाली प्रकार किसी कहते से दे देंगे। तो ये सब यानी कि देखो क्रिया विशेषण तनका इम्पोर्टेंट था। उसके बाद ई संबंधवाचक, समुच्चवाचक और विस्मयादि भेदक, बस इतना खाली अभी हम खत्म कर देते हैं, छोड़ो ना। कल रिवीजन करवा देंगे पूरा शुरू से अंत तक, खत्म तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो संबंधवाचक विशेषण, संबंधवाचक जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध के मतलब है दो के बीच में संबंध बताएगा। वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने वाले अवयव शब्दों को संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, तो यहाँ जो बिना शब्द है दो शब्द के जोड़ा है, उसके और मेरे जोड़ा है ना। कौन कौन किताब नहीं देख रहा है, किताब देखो। तो यही है बिना जो है इस संबंधवाचक है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक, अहमद की अपेक्षा मुहम्मद एक अच्छा लड़का है। तो देखो अहमद और महमूद के बीच में विशेषता दिखाई दे रहा है, यानी दोनों को जोड़ रहा है। तो संबंधवाचक यही कहलाता है कि जब दोनों के बीच संबंध दिखाएगा, यानी संबंध जोड़ेगा, तो उस संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। अब देखो संबंधवाचक विशेषण के कितने प्रकार है से, तो बस दो प्रकार, संबंध और अनुसंबंध, यानी कि हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हाँ संबंधे दिखाएगा, खाली तनका बदलेगा कि यह विभक्ति के बाद आता है। जैसे जाने के पहले, पिता की तरह, ये आ गया। और घर के भीतर, गली की ओर, उसके बिना में जितना भी काला वाला है ये सब क्या है, दिखाई दे रहा है कि संबंधवाचक है या सब संबंध है। अगला देखो अनुबद्ध संबंध, यह किसी संज्ञा या शब्द के बाद आता है। जैसे पुत्र के समेत, तो पुत्र है संज्ञा, इसके बाद आया है। किनारे तक, तो यहाँ संबंध दिखा रहा है। ठीक ना, ई किनारा से वो किनारा तक, इस तरह दिखाता है तो संज्ञा। घर तक, ठीक ना, राम को घर तक छोड़ा हो तो यहाँ घर संज्ञा के बाद आया है, इस तरह से। अब समुच्चवाचक जिसको कंजक्शन कहते हैं, दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव को देखो संबंधवाचक था कि शब्दों को जोड़ेगा, जैसे राम राम को, ठीक ना, राम और मोहन, तो यहाँ जो और आया ऐसा संबंधवाचक। यहाँ है समुच्चवाचक कि दो वाक्य जोड़ेगा, ठीक ना। जैसे में देख लेना, दो शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चयवाचक कहते हैं। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, क्योंकि, ताकि, इसलिए, कि इत्यादि, इस समुच्चयवाचक। यही क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा, क्योंकि क्या है तो बताना है क्योंकि समुच्चयवाचक है। ठीक है ना, बस इतने दिखाना है, यही एग्जाम्पल में शॉर्ट में रहता है। और समुच्चयवाचक के भेद कितने हैं, समुच्चयवाचक के भेद है दो गो, समानाधिकरण, अव्ययाधिकरण। इसमें कौन कौन आता है, मुख्य अवयव को जोड़ने वाले को समानाधिकरण कहते हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा, कि, नहीं इत्यादि। और व्यवधिकरण समुच्चयवाचक कहता है वे वाक्य में जब एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य अवयवों को जोड़ा जाता है, जैसे क्योंकि, जो राम पीटा क्योंकि उसने चोरी किया था, इस सब के जब जोड़ता है तो ये सब व्यवधिकरण होते हैं। या जितना भी तू सब वाक्य देखा होगा जब बीच में क्योंकि आ जाता है, अथवा आ जाता है, तो ये सब कौन वाक्य कहलाएगा, समुच्चयवाचक वाक्य। ये सब शब्द डायरेक्ट याद करना, क्योंकि, अथवा, नहीं, जो, तथा, और, ये सब है समुच्चयवाचक। अब विस्मयावादी बोधक ऐसी याद रखना, जिन शब्दों से हर्ष यानी कि कोई डायरेक्ट आश्चर्य यानी कि कोई छुआ तो डायरेक्ट भौचक्का होगा ना, वो सब विस्मयावादी कहलाता है। इंटरजेक्शन, जब कोई शब्द से पता चले कि हर्ष मतलब खुशी हो रहा है, शौक हो जाए, यानी कि डायरेक्ट आश्चर्य में आ जाए, आदि का भाव प्रकट करेगा, उसको विस्मयावादी बोले। जैसे हाय, कोई गिर जाता है तो कहता है हाय मैं मर गया। ठीक, ई वाला हाय का दोस्त, वो हाय हेलो हाय वाला नहीं, हाय के सेगा। दूर देखता है ना कोई चीज तो कहता है दूर छी, वो वाला दूर। तो ये सब जे अचानक कोई भाव प्रकट हो जाता है, गंदा देख करके छी वाला सब, तो ये सब विस्मयावादी होता है। अच्छा देख करके, खुशी देख करके वाह वाह करना, तो ये सब होता है। तो वही अंग्रेजी में फिर मिलेगा हुर्रे, ये सब अंग्रेजी। ओह, अजी,
कोई के संबोधन कहा जा रहा है, ये सब छी छी बोला ना, गंदा कचरा देख करके छी छी कर देता है। अहो भगवान के, अहो अहो भैया, ये सब अरे छोटा लड़का को अरे, ये सब के जब कोई संबोधन हो रहा है, कोई भाव प्रकट कर रहा है हर्ष आदि खुशी के समय में, अरे हे भगवान वाह वाह, ठीक इत्यादि, ये सब क्या कहलाता है? विस्मयावादी का अंग्रेजियों में पढ़ेगा तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? वही जिससे हर्ष शोक इत्यादि का बोध हो। जैसे अंग्रेजी में वाह वाह के दे देगा, हे के हे लिखा जाएगा, हे भगवान, हे पिता, हुर्रे, बड़े बड़े मतलब वाह वाह, वाह वाह करता है ना, बहादुर बहादुर, चाहे कोई जीत जाता है, खुशी दुखी हैप्पी हो जाता है, तो उस सब के रहते, यही सब जब दर्शाएगा तो उसको विस्मयवादी बोधक कहते हैं। तो इसका खाली एग्जाम्पल ये याद रखना, विस्मयवादी बोधक भाव को प्रकट करेगा। तो देखो अजी और इसका उदाहरण, विस्मयवादी बोधक के उदाहरण दो राजा, 3 गो विस्मयवादी बोधक के 3 गो उदाहरण दो। प्रिंस बोलो स्पीड में, विस्मयवादी बोधक के 3 गो उदाहरण दो, 3 गो। गिर गया। अरे खाली आह ऊ अहे, ये सब तो है का उदाहरण, तो गिर गया पूरा हो, आप अजी छी छो हो गया, खत्म, इतने खत्म। हाँ तो में बहुत सारा सब एग्जाम्पल याद कर लें। देखो इमें वाक के साथ बना दिया है, अरे ओह वाह आदि। हाँ जैसे देखो आश्चर्य दिखाना होगा ना, अरे ओह कोई चीज ना कि देख करके अरे वाह, इस तरह से। खुशी होगा, उत्साह होगा तो चाबस वाह वाह वाह, आ क्रोध होगा तो हट धीत ओहो हो कह। आ दुख रहेगा, भय रहेगा तो हाय उफ करता है। आ घृणा करना होगा तो छी छी, आ चेतावनी देना होगा तो सावधान बच्चों खबरदार, ये सब विस्मयवादी बोधक कहलाता है। आ संबोधन करना, संबोधन करके पुकारना होता है हे भगवान, अहो भगवान, अरे भाई सुनो भाई, इस तरह से आप प्रोत्साहन देना है, चाबस करना होता है, चाबस बाबा ब्रेव ब्रेव, फिर दो 2-3 घंटा, बस खत्म, जाए जाओ घरे।